नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार में एनडीए में अब खुल्लम खुल्ला लड़ाई शुरू हो गई है। नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ ही ताल ठोक दी है। आप जानते हैं कि सीट बंटवारे में इस बार बीजेपी ने चिराग पासवान का खास ख्याल रखा, लेकिन नीतीश चिराग की तरफ से दी गई पिछली चोट को भूले नहीं हैं। शायद उन्होंने बीजेपी के फैसले को ठेंगा दिखाते हुए अब चिराग पासवान के हिस्से वाली सीटों पर अपने प्रत्याशियों का यानी जेडीयू के प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दूं कि आज नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। जिन 57 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नीतीश कुमार ने आज किया है, उसमें 5 सीटें ऐसी हैं जिनके बारे में माना जा रहा था कि ये चिराग पासवान के कोटे में रहेंगी, लेकिन मोरवा, गायघाट, राजगीर, सोनबरसा और एकमा, इन 4 नहीं बल्कि 5 सीटों पर, इन 5 सीटों पर जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बगावत का यही बिगुल जीतन राम मांझी भी पहले फूंक चुके हैं। मांझी ने ऐलान किया है कि वो चिराग पासवान को मिली मखदुमपुर सीट खुद अपने पास रखेंगे और अपना प्रत्याशी वहां से उतारेंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश में एनडीए के साथ की सुभासपा ने बिहार में 43 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करके योगी और मोदी दोनों को चेतावनी दे दी है। तो कुल मिलाकर बीजेपी के खिलाफ उसके सहयोगी अब आवाज उठा रहे हैं। और वहीं 2 दिन से पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर हंगामा चल रहा है। कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी में पैसे देकर टिकट बांटे जा रहे हैं। वैसे आज बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी की है और इसमें कल ही शामिल हुई लोक गायिका मैथिली ठाकुर को भी टिकट दे दी गई है। इधर आज की बड़ी खबर यह है कि तेजस्वी यादव ने राघोपुर से अपना नामांकन दाखिल कर लिया है और इस दौरान लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, मीसा भारती सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। ये तस्वीर आप देखिए, बगल में लालू प्रसाद बैठे हुए हैं, सामने बगल में मीसा भारती और राबड़ी देवी बैठी हुई हैं। ये तमाम जो हैं राघोपुर में जब गए तेजस्वी यादव नामांकन के लिए, तो वहां की तस्वीर आप देख रहे हैं। और इन तस्वीरों के बाद पहले कयास ये थे कि इस बार तेजस्वी यादव 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन तेजस्वी ने कहा है कि वो 2 नहीं बल्कि पूरी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन नामांकन केवल राघोपुर से ही दाखिल किया है। मतलब साफ है कि तेजस्वी इसी एक सीट से चुनाव लड़ेंगे। चर्चा तो यह भी थी कि प्रशांत किशोर, जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर भी राघोपुर से उतरेंगे। कुछ दिन पहले वो यहां आए भी थे, लेकिन अब प्रशांत किशोर ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। मगर जब इधर आप देखिए, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, साफ साफ राघोपुर में निर्वाचन आयुक्त के पास बैठकर, निर्वाचन अधिकारी के पास बैठकर, जो डीएम होते, कलेक्टर होते हैं, वो वहां नामांकन दाखिल कर रहे हैं तेजस्वी यादव। इसके बाद तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुनते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तेजस्वी यादव की बाइट सुनिए। चलिए, आवाज इसमें नहीं आ रही है, कोशिश करेंगे हम अपनी टेक्निकल टीम को मैं कह रहा हूं कि आवाज चेक कर लें। तो आवाज नहीं आ रही है। यहां तेजस्वी यादव जो बातें कह रहे हैं आप तक हम पहुंचाएंगे। और दूसरी तरफ एनडीए जो है वो और महागठबंधन दोनों में घमासान तो है, लेकिन एनडीए के घमासान को आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि एनडीए में किस ढंग का घमासान है। पहले नामांकन से पहले जब सीटों का बंटवारा वहां हो गया, तो फिर 2 दिन पहले जब बंटवारा हुआ है, तो उसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी ने तो कमान यहां पर खोली रखी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि नीतीश कुमार भी आज से नाराज दिख रहे हैं और उन्होंने भी बगावत के बिगुल फूंक दिए हैं। और महागठबंधन में भी अब नामांकन दाखिल करने की शुरुआत तो हुई है, लेकिन पूरी सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के नाम जो हैं वो कल तक आएंगे। आज बिहार कांग्रेस के प्रेसिडेंट यानी मुखिया राजेश राम ने क्या कुछ कहा है इस बारे में, जरा उनको सुनिए। राजेश राम को सुनते हैं। हम लोग टोटल कल भी बताया था, कुछ डॉकेट हमारे बचे हुए थे सभी 6 सीटों के लिए। उस पे जो उप समितियां थी, जो कुछ पार्ट रह गए थे, उसको हम लोगों ने आज क्लियर कर दिया। और क्लियर करने के बाद हम लोग आगे आज जा रहे हैं पटना। हम लोग
बात करके सभी सीटों के घोषणा कर देंगे। आज फाइनल हो जाएगा? करीब करीब आज तो जा ही रहा है, आज तो जा ही रहा है। लिस्ट बहुत जल्दी आएगा, लिस्टे के लिए तो आए हैं। नॉमिनेशन कब कर रहे हैं? ठीक है, हम बता देंगे आपको। ये तो बता सर, ये कल या परसों कल मुकेश सहनी को लेकर क्या राय बनी है कांग्रेस और आरजेडी में, क्या है या नहीं? सब राय हम लोग संयुक्त रूप से। तो सुन रहे थे आप, यहां राजेश राम कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, संयुक्त रूप से हम लोग राय ले रहे हैं, और ये खुद कह रहे हैं कि कल मैं नामांकन दाखिल करूंगा और नामों की घोषणा कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, ये सब कुछ सारे घोषणा जो है वो हो जाएंगे। दरअसल महागठबंधन में सीट बंटवारा कैसे होता है, इस पर सबकी दिलचस्पी इसमें बनी हुई है, क्योंकि यहां सब ठीक रहा तो फिर कमजोर पड़ते एनडीए को हराना आसान हो जाएगा। मुकेश सहनी को तो 18 सीटों पर तेजस्वी ने राजी कर लिया है, यह खबर भी आ रही है। बाकी कांग्रेस के साथ भी ठीक ठाक समझौता हो चुका है, ऐसी बातें कही जा रही हैं और ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है, क्योंकि अब नामों का ऐलान करने के लिए नेता पटना पहुंच चुके हैं और कल रात भर सिंबल बांटे गए, फॉर्म भी दिए गए। महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच तो मामला हल हो ही जाएगा, लेकिन चिराग पासवान यानी बीजेपी चिराग को भाव देने की कितनी बड़ी कीमत चुकाएगी, यह देखना होगा। आप जानते हैं कि चिराग पासवान को जो 29 सीटें मिली हैं, उनमें से कई ऐसी सीटें हैं जिन पर जेडीयू और बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी भले ही अपनी जीती हुई सीटें छोड़ रही हो, लेकिन जेडीयू अपनी जीती हुई सीटें एलजेपी के लिए छोड़ने को तैयार नहीं है। इस बीच एलजेपीआर की 14 सीटों की लिस्ट आ गई है। जरा इसको एक्सपोज करके दिखाइए कहां कहां की सीटें हैं। 14 सीटों की लिस्ट आ गई है जरा, और यहां पूर्वी चंपारण है, सहरसा है, जरा और बड़ा कीजिए तो इसको दे, हाँ, सिवान है, सारण है, बेगूसराय से 2, खगड़िया, भागलपुर, पटना, बक्सर, पटना में पालीगंज, बक्सर, ब्रह्मपुर और रोहतास, डेहरी, कटिहार, बलरामपुर, ये 12, 2 और हैं नीचे, जहानाबाद, मखदुमपुर, जबकि मखदुमपुर से आप अभी आपको थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि जीतन राम मांझी चाह रहे थे, औरंगाबाद से के ओरबा में। तो ये तमाम सीटों पर 14 सीटों पर ऑलरेडी एलजेपीआर ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, और लेकिन यानी चिराग पासवान ने, लेकिन मखदुमपुर जो है वो सीट फंसी हुई है। आगे क्या होगा इसका? बीजेपी भले ही अपनी जीती हुई सीटें छोड़ रही हों और उधर जेडीयू जीती हुई सीटों पर एलजेपी के उम्मीदवार को उतारने के लिए तैयार ना हो, जीतन राम मांझी पे भी तैयार ना हो, लेकिन यहां पर मामला फंसा हुआ है। जेडीयू ने जिस तरह से पिछले चुनाव में सीटें जीती थीं, उसमें से छोड़ना, कुछ सीटें छोड़ना उसके लिए आसान नहीं है। चिराग पासवान की दावे वाली 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, 3 सीटों पर जेडीयू के विधायक हैं और 1 सीट पर जीतन राम मांझी की पार्टी हम का कब्जा है। मखदुमपुर की बात कर रहा हूं। जेडीयू का सबसे बड़ा ऐतराज यही है कि जब शुरू में चिराग पासवान को 22 सीटें देने की बात हुई थी, तब कैसे उन्हें 29 सीटें मिल गईं। जेडीयू का कहना है कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन बीजेपी से है, जेडीयू इसमें कहीं नहीं है। जेडीयू का गठबंधन सीधे बीजेपी से है। नीतीश कुमार ने अपने पत्ते खोलकर चिराग पासवान का खेल खराब कर दिया है और इससे बीजेपी के माथे पर पसीने आ रहा है। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या नीतीश के खुल्लम खुल्ला विद्रोह के बाद सियासी संतुलन बना पाएगी बीजेपी। नीतीश ने भी कर दी है बगावत, और उसकी शुरुआत कहें, और बिहार में कैसे मचा हुआ है सियासी घमासान, इन सब पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। देखिए, धनंजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अनिल कुमार रॉय साहब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। धनंजय जी, आप लौट आए या बिहार में ही हैं, ये बताइए। और दूसरी बात, बिहार से खबरें क्या आ रही हैं? यहां अब नीतीश बाबू ने भी मोर्चा खोल दिया है। 5 वैसी सीटों पर उन्होंने ऐलान कर दिया जो जा रही थी ये सीटें चिराग पासवान के खाते में। अब आगे क्या होगा? आवाज अनम्यूट कीजिए। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, अभी सही है। मैं मुंबई आ गया हूँ, जी जी, पटना से लौट आया हूँ जी। और जो हुआ, नीतीश कुमार ने जो किया वो होना ही था। देखिए, एक
नीतीश कुमार ने कहा भी है कि मेरी, हालांकि पिछली बार भी कहा था कि आखिरी चुनाव है, लेकिन इस बार फाइनल कह रहे हैं कि मेरा आखिरी चुनाव। और बिहार में जिस तरह का खेल बीजेपी करना चाह रही थी, लंबे समय से मीडिया में चल रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी की गोद में बैठे हैं, जो बीजेपी कहेगी वही नीतीश कुमार करेंगे, नीतीश कुमार चुनाव के बाद महाराष्ट्र के शिंदे बना दिए जाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। ये भी कहा गया कि संजय कुमार झा चूंकि जो है बीजेपी की तरफ से ही आए हुए, गोद दिए हुए हैं और उनको एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट उनके कहने पे बनाया गया है, तो पता नहीं क्या क्या होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया, जो हुआ, घटनाक्रम हुआ है, वो नीतीश कुमार के रिएक्ट करने का। एक तो देखिए नारा चला इधर हाल में कि 25 से 30 मोदी और नीतीश, जेडीयू का नारा था 25 से 30 फिर से नीतीश, उसमें मोदी जी ने संशोधन करवा दिया, मोदी जी भी आ गए कि हम भी हैं। अभी संजय झा का आपने दिखाया, वीडियो दिखाया, संजय झा भी कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन यही अफवाह फैला रहे हैं। सही बात है कि इनको जोर से डांट पड़ी है, सही बात है कि कहा कि तुम लोग लायक नहीं हो, और ये जो फैसला लिया है बीजेपी ने या तुम लोगों ने बैठ करके, वो आपको मंजूर नहीं है। और आपकी आवाज डाउन हो गई अचानक। जी अब आ रही है। नेटवर्क में ये प्रॉब्लम आता है। तो सोनवर्षा की सीट की बात हो, चाहे वो राजगीर की सीट की बात हो, चाहे एकमा की सीट की बात हो, इन तमाम सीटों पर नीतीश कुमार को चाहिए था। उन्होंने लिस्ट बना करके भेजा था पहले साथ में, जो लिस्ट वहां काम नहीं किया, और नई लिस्ट अमित शाह जी ने पकड़ा दिए, लेकर के आ गए। तो नीतीश कुमार को जब लिस्ट मिली तो वो चिढ़ गए, और उन्होंने, अब देखिए क्या हो रहा है कि नीतीश कुमार एक तो कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर के तौर पे अनाउंस करो, दूसरा वो खुद हर जगह सीट बांट रहे हैं, किसी से पूछ पाछ नहीं रहे, खुद दे रहे हैं टिकट, किसको देना है। एक और बात बताऊं, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो भी साथी रहे हैं समता पार्टी के जमाने के या और समाजवादी आंदोलन के जो साथी रहे हैं, उन तमाम साथियों के बच्चे भी अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनको टिकट दो, किसी को नाराज नहीं करना है, अपने लोगों को टिकट देना है। और अब जब ये बात सबको पता है कि नीतीश कुमार ने अपने बेटे को लॉन्च नहीं किया, अपने भतीजे भांजे किसी को लॉन्च नहीं किया, नीतीश कुमार की आखिरी पारी है ये, तो अपनी विरासत किसको दे करके जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि वो अपनी विरासत किसको दे करके जाएंगे, बीजेपी को दे के जाएंगे विरासत या आरजेडी को दे के जाएंगे विरासत, ये सवाल है। नीतीश कुमार समाजवादी सोच के व्यक्ति रहे, सामाजिक न्याय वाले व्यक्ति रहे। अभी टिकट का जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है 57, उसमें भी देखिए आपको पता चलेगा बीजेपी का जो टिकट का बंटवारा है, जो 71 + 12 वापस अनाउंस किया, दूसरी सूची में 12 और लोग जुड़े हैं, उसमें कौन लोग हैं। तो बिहार में बीजेपी पर्याय है आरक्षण विरोध का, बीजेपी पर्याय है सामंतवाद का, सवर्णवाद का। जो नीतीश कुमार की पार्टी है या जो आरजेडी है, दोनों पार्टियां जो है सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं। अब कांग्रेस भी उसमें जुड़ती है, कांग्रेस मिलकर के सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। माले हैं वो भी सामाजिक न्याय वाले, सहनी है वो भी सामाजिक न्याय वाले। तो एक तरफ सारे लोग सामाजिक न्याय वाले जी, पिछड़े दलित वंचित समाज के लिए लड़ने वाले लोग हैं, एक तरफ जो महागठबंधन है, दूसरी तरफ है जहां पे सामंतवादी लोग हैं। और जब मोदी जी कहते रहते हैं परिवारवाद परिवारवाद, तो सबसे बड़ा परिवारवाद तो चिराग पासवान है। सारे टिकट अपने परिवार को देते हैं, बचता है जिसको कहीं किसी को दे आते हैं। तो चिराग पासवान के माध्यम से जो बीजेपी खेल करना चाह रही थी, नीतीश कुमार ने उसमें छेद कर दिया, उसको फ्लॉप कर दिया। और अब जो बिहार में मैसेज जा रहा है, वो मैसेज जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर जाग गए हैं। और लालू नीतीश का जो ये एक जो जोड़ी थी, लंबे समय से जोड़ी है, और उनके कार्यकर्ता भी चाह रहे हैं कि हमारा वोट इधर जाए। अब एक जो सबसे इस झगड़े का, अभी देखिए उपेंद्र कुशवाहा को तो मना लिया उन्होंने, वो जो महुआ वाली सीट थी वो ले गए चिराग पासवान, और इनको कहा गया कि आप दूसरी एक सीट हम दे देते हैं आपको एमएलसी भी दे देते हैं। अब वो चाह रहे थे उपेंद्र कुशवाहा के महुआ वाली सीट से अपने बेटे को लड़ाना चाह रहे थे, सासाराम वाली सीट से अपनी पत्नी को लड़ाना चाह रहे हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा तो मान गए, लेकिन जो आपने जिक्र किया अपनी प्रस्तावना में, मखदूमपुर सीट की बात करी कि मांझी जी मखदूमपुर सीट पर अपना कैंडिडेट खड़ा कर, खाली मखदूमपुर नहीं, बोधगया सीट पर भी खड़ा करना चाहते।
जी। और ये देखिए, अगर सब नॉर्मल हो भी जाता है, अभी तो 17 तारीख को आखिरी डेट है नामांकन की, फिर उसके बाद नाम वापसी की तारीख होगी, तो नाम वापसी भी हो जाएगी, कई लोग जाएंगे, नाम वापस हो जाएगा, फिर समझौता के लिए भी समय है उनके पास। लेकिन एक मूल है कि एनडीए में सब सही नहीं चल रहा है। जो उपेंद्र कुशवाहा की लाइन है कि सब ठीक ठाक नहीं है। अगर एक और बात मैं समझाना चाहता हूं कि भीतर घात बड़ी जबरदस्त तरीके से एनडीए में होना है। भीतर घात मैं हालांकि कई बार आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं। 2020 में जो हुआ था उसका पटाक्षेप नहीं हुआ है, वो सारा खेल खत्म नहीं हुआ है, वो खुला हुआ है। जिसे ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी बोलते हैं रुका हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है, वैसे ही 2020 की जो लड़ाई है वो खत्म नहीं हुई है, वो खत्म करेंगे नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार कैसे खत्म करेंगे ये चुनाव के समय, चुनाव के बाद ये देखने में आएगा। लेकिन चिराग पासवान का वोट जो है अब नीतीश कुमार को ट्रांसफर हो जाए ये पॉसिबल नहीं। नीतीश कुमार का वोट बैंक चिराग की तरफ ट्रांसफर हो जाए ये भी पॉसिबल नहीं। और ये भी संकट है कि जो बीजेपी का जो कोर वोटर है वो नीतीश कुमार को वोट करे, कोई जरूरी नहीं है, और नीतीश कुमार का वोटर बीजेपी को वोट करे ये भी कोई जरूरी नहीं। तो ये भीतर घात की स्थिति है। अब इसमें अगर कोई बोल रहा है तो 60 सीट ले आएंगे, चुनाव आयोग है या कुछ और तंत्र है मुझे नहीं पता, लेकिन जमीन पे दिख रहा है कि बड़ी गड़बड़ हालत में एनडीए है। नीतीश कुमार के रिएक्ट करने से या कहिए करवट बदलने से बहुत सारी चीजें बदल गई। जी, बहुत सारी चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं। नीतीश कुमार ने हालांकि नीतीश कुमार के खाते में 101 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में भी 101 सीटें हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने 5 ऐसी सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए 57 में से। यहां 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अनिल जी आपके पास आना चाहता हूं, आप चूंकि पटना में हैं, आपसे बेहतर और कौन जानेगा। 2 महत्वपूर्ण बातें, नीतीश कुमार ने जो आज पहली लिस्ट जारी की है 57 की, 57 की, उसमें एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है, एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें 5 ऐसी सीटें हैं जो उनके खाते में नहीं हैं। तो क्या हम ये माने कि 101 + 5 है ये? और अगर ऐसा है तो क्या इसके बाद खुली बगावत है? कैसे देखते हैं आप? धन्यवाद। जिस शंका को आपने खड़ा किया है, जिस शंका की आप बात कर रहे हैं, वह वस्तु स्थिति मेरे ख्याल से उससे कहीं ज्यादा गहरी है। यह चुनाव मैं एनडीए और इंडिया के बीच कम देख रहा हूं, यह चुनाव मैं देख रहा हूं, यह युद्ध मैं देख रहा हूं एनडीए के भीतर जाता। यह भी सच है कि इंडिया की तरफ से भी कई उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल भी कर दिए हैं, उन लोगों ने सीटों की घोषणा भी कर दी है, नामांकन भी उन लोगों ने शुरू कर दी है। लेकिन देखने की बात यह है कि इंडिया की तरफ से जो लोग, जिन सीटों की घोषणा की गई है या जिन सीटों पर नामांकन किया जा रहा है, वे अविवादित सीटें हैं, यह गौर करने की बात है। और वहां पर इंडिया के भीतर जो सारे शोरगुल हो रहे हैं या जो मतभेद हो रहे हैं, वह मतभेद तो बहुत ज्यादा है। वह इसलिए है कि उसकी सीट वह हड़प रहा है, उसकी सीट वह हड़प रहा है, यह है। तो इस फर्क को समझना जरूरी है कि यहाँ दूसरी बात है, वहां दूसरी बात है। दूसरी बात यह कि जिस नीतीश जी के बारे में आपने कहा, कल ही की बात है कि एक राजनीति के में दखल रखने वाले एक और उन लोगों के साथ बहुत खास रूप से जुड़े रहने वाले एक साथी ने कहा, हो सकता है यह बात गलत भी हो, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत चांस है कि नीतीश जी फिर इंडिया गठबंधन के साथ चले जाएं। अगर चुनाव के पहले नहीं गए तो चुनाव के बाद भी चले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल यहाँ पे ये उठता है अनिल जी कि इंडिया गठबंधन वाले क्या उनको अब अपने खेमे में, अपने पाले में लेंगे, या इंडिया में उनका बिल्कुल दोनों हाथ फैलाकर स्वागत होगा?
मेरे एक शिक्षक थे, डॉक्टर श्यामनंदन किशोर, दिवंगत हो गए हैं। उनकी एक पंक्ति है कि राजनीति में मित्र कठिन है, स्व से उठा चरित्र कठिन है। यहाँ पर कोई मित्र और शत्रु नहीं होता है, सब सामयिक लाभ के लिए मित्र और शत्रु बनते हैं जी। यहाँ पर एनडीए की स्थिति यह है कि भाजपा ने पिछली बार भी, पिछले चुनाव में भी नीतीश जी को कमजोर करने की कोशिश की थी चिराग पासवान का इस्तेमाल करके, और इस बार भी चिराग पासवान का इस्तेमाल करके भाजपा नीतीश जी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उनकी कमजोर करने की नहीं, उनकी सीट को, जीतने वाली सीट को छीनने की कोशिश कर रही है। यह बात किसी भी तरह नीतीश जी को हजम नहीं हो रही है। दूसरी बात कि अब नीतीश जी राजनीति से रिटायर होने वाले हैं, तो अंतिम समय में किसी भी आदमी के, हमारे आपके भीतर भी यह भाव जगता है कि हमारे बात जाने के बाद लोग किस रूप में मुझे याद रखेंगे। नीतीश जी के भी भीतर यह भाव, उनके जानकार लोग, उनके नजदीक लोग कहते हैं कि यह भाव उनके भीतर भी जगने लगा है कि इसके बाद किस रूप में हमको लोग याद रखेंगे। क्या इस रूप में कि उन्होंने भाजपा को बिहार में स्थापित किया, क्या इस रूप में कि बिहार में भाजपा को सरकार में लाने का उन्होंने काम किया, या इस रूप में कि जिस सोशलिज्म के बैकग्राउंड से वे उभर करके आए हुए थे, उस सोशलिज्म के बैकग्राउंड के साथ उनको याद रखा जाएगा। यह भी एक ऊहापोह, यह भी एक अंतर्द्वंद्व उनके भीतर लगातार चल रहा है। तो इस बात से एकदम इनकार किया जा सके ऐसी बात नहीं है कि वो फिर से पाला पलट सकते हैं जी। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा है कि 17-18 सीट पर है, सो कुछ ये है। कांग्रेस इसलिए जोर लगा रही है, लगभग 43 सीट तो लगभग उसकी फाइनल है जी। 17-18 सीट पर कहा जा रहा है कि यह बात चल रही है। ये वो सीट है जो कांग्रेस नहीं लेना चाहती है और गठबंधन उसको देना चाहता है। कांग्रेस अपनी हार, पिछली बार जो उसकी हार हुई थी 1970 सीटों के बाद, बावजूद 19 सीटों पर युवा जो सिमट गई थी, उसका कारण कांग्रेस के लोग यह बताते रहे हैं कि वह तो हारने वाली ही सीट थी। राहुल जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि सीटें कम भले ही हो, लेकिन हमारा स्ट्राइक रेट कम नहीं होना चाहिए। तो यह बिहार कांग्रेस इस बात पर है, सो पूरी तरह यह कायम है। और नीतीश जी को मनाने में इधर सुनते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान भी गए, दिलीप जायसवाल जी भी गए, सम्राट चौधरी जी भी गए, और कल तो यह खबर थी कि नीतीश जी ने मिलने से इनकार कर दिया। इस स्थिति से हम इन लोगों से नहीं मिलेंगे, केंद्रीय नेतृत्व से ही हम मिलेंगे जी। तो इस स्थिति से समझा जा सकता है कि वह युद्ध अब इस रूप में इसको बहुत नहीं देखा जा सकता है कि एनडीए और इंडिया का युद्ध है, बल्कि यह एनडीए के भीतर का युद्ध ज्यादा हो गया है। जी 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 जी, जी। दोबारा आता हूं आपके पास। एनडीए के भीतर का युद्ध ये कैसे ज्यादा हो गया है, इसकी परत और खोलेंगे, आगे बढ़ेंगे जब तक। और इसमें जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी मत भूलिए आप। अभी तक तो इन्हीं दोनों ने मोर्चा संभाल रखा था, यानी खोल रखा था कह सकते हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी ने साफ साफ नीतीश कुमार का साथ देते हुए बीजेपी की खिंचाई की थी, सीटें उनको भी ज्यादा चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा तो एक नहीं कई ट्वीट कर चुके और उनका कहना था कि हमारे कई कार्यकर्ताओं के घर पर चूल्हा नहीं जला जिस दिन से टिकट का बंटवारा हुआ है। तो और उसके बाद वह आज दिल्ली आए सुबह सुबह नित्यानंद राय के साथ, और उसके बाद उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई। यह सब कुछ उस खेमे की बात कर रहा हूं जिस खेमे का नाम एनडीए है। इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है उस पर भी आएंगे, अभी पंकज चतुर्वेदी जी से समझेंगे। लेकिन एनडीए में अभी तक शांत रहने वाले नीतीश बाबू चुपचाप 5 ऐसी सीटों पर उन्होंने टिकट का बंटवारा कर दिया जो चिराग पासवान के खाते में गए, वो सीटें गई हैं। क्या नीतीश कुमार 101 नहीं बल्कि 106 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं?
या ये सीटें और बढ़ाएंगे नीतीश कुमार? जब अपनी ही मनमानी चल रही है तो उस मनमानी को और बढ़ा सकते हैं, या अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है ये कहा जाए? तो बहुत कुछ है जो बीजेपी, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, हम जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, और आरएलपी जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, इन चार दलों में क्या चल रहा है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और यहां पर यह बात इसलिए जरूरी है क्योंकि इन चार दलों के अंदर यानी एनडीए के अंदर जो कुछ चल रहा है वो खबरें बहुत कम आपको देखने सुनने को मिल रही होंगी। सब तो इंडिया गठबंधन की ऐसी तैसी करने में लगे रहते हैं। खबर यह आ रही है पंकज जी कि कांग्रेस पार्टी जो है उससे तेजस्वी यादव ने किनारा कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि हमको आपके साथ कोई समझौता नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपको जो करना करिए, हम तो चले राघवपुर, अपना नामांकन दाखिल करेंगे, अपना चुनाव लड़ेंगे। हमने माले के साथ समझौता कर लिया। माले यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन, इसमें दो पार्ट है दोस्तों, आप जानते होंगे, एक रेड स्टार है और एक लिबरेशन है। ये लिबरेशन तो माले, और दूसरी तरफ जिसने 18 सीटों पे अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, मुकेश सहनी को भी 18 सीटें दे दी गई। लेकिन कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है? क्या सचमुच सब कुछ ठीक ठाक है, या राहुल जी जो हैं वो जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, इसलिए वो शिमला में बैठे हुए हैं? क्या कुछ है? ये सारी बातें वो मैं बता रहा हूं, ये मेरी बातें नहीं हैं पंकज जी, क्योंकि मैं भी आपकी जगह पे अगर मैं विश्लेषण करूंगा तो कुछ और करूंगा। विश्लेषण बिल्कुल इससे उल्टा, जो सही है सच सामने रखूंगा। लेकिन आप सामने लेके आइए सच कि चल क्या रहा है, क्या होने जा रहा है, क्या सचमुच यहां पर इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है या सब कुछ ठीक चल रहा है? आप बताइए। आपको दोनों चीजें बताऊं, क्या है कि हम सभी लोग जब आकलन करने बैठते हैं तो हम नीतीश कुमार को लेकर थोड़े से सहानुभूतिपूर्ण नजरिए को रखते हैं। लेकिन ईमानदारी की बात है कि एनडीए के जितने घटक हैं वो उन सबकी कोई विचारधारा नहीं है। जैसे कि धनंजय भाई कह रहे थे कि एक गठबंधन वो है जो सामाजिक न्याय के लिए थोड़ी प्रतिबद्धता के साथ में, और जो दूसरा गठबंधन है, आप देखिए उपेंद्र कुशवाहा की इच्छा थी कि उनकी दिल्ली की कोठी बनी रहे, तो वो जीत करके आ गए कि भाई मेरा जो राज्यसभा का रिपीटिशन है वो हो जाए, मेरे को एक एमएलसी की सीट मिल जाए। अब ये हम और तुम, ये जितनी पार्टीज है, इनके पास कोई अपने कैंडिडेट नहीं है। ये सब लोग विशुद्ध रूप से अपनी सीट को बेचते हैं, इंक्लूडिंग चिराग पासवान। तो ये बिहार का एक बहुत बड़ा धंधा है कि छोटी सीट जो पार्टियां हैं वो ब्लैकमेल करके 2-2, 4-4, 5-5 सीटों पे कब्जा करती हैं और उसमें से 1 या 2 अपने परिवार वालों को देती है, बाकी को बेच देती है। तो ये जितनी मारामार मची हुई है ये सभी उसके लिए है। और आप ये जान के चले कि जब तक अमित शाह गृह मंत्री है तो ये जो हम तुम आप बाप है ना, इन सब की किसी की कोई औकात नहीं है कि वो उसमें कोई दखल कर सके। एक चीज, अब हम यदि देखें 2003 में जेडीयू बनी, 2003 में जब जेडीयू बनी उसके बाद से यदि हम देखना शुरू करें, 2005 का पहला चुनाव हुआ, जेडीयू कितनी सीट पे लड़ी? 138 पे, और बीजेपी 101। 2010 में चुनाव हुआ, जेडीयू 141 पे चल लड़ी और बीजेपी फिर से कितने लड़ी? 102 पे। और 2015 में लालू के साथ में चुनाव लड़ा था नीतीश जी ने, तो 101 सीट पे वो लड़े थे। उस समय बीजेपी 159 पे लड़ी थी। और 2020 का चुनाव ले लें तो 115 सीट पे जेडीयू लड़ी थी और 110 पे बीजेपी लड़ी थी। कुल मिला के आप देखें तो जेडीयू जो है 27% नीचे आई है अपनी सीटों की संख्या को लेकर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सीटों में कोई बहुत ज्यादा गठबंधन को लेकर बहुत फर्क नहीं है। तो ये सब बहुत सारी दिखावे की चीजें हैं। आपको बताऊं कि जो चल रहा है ये सब केवल धंधा है, जिसका धंधा सेट हो जाएगा नहीं तो फिर मोटा भाई है वो सबको निपट लेगा। अब आते हैं हम कांग्रेस के गठबंधन को लेकर। जहां तक मेरी जानकारी है, विश्वास जानकारी की, जब राहुल गांधी लैटिन अमेरिका में थे उसी समय नंबर ऑफ सीट्स को लेकर लालू यादव से सीधे बात हुई थी और नंबर ऑफ सीट्स क्लियर हो गई थी। जब राहुल गांधी दिल्ली लौटे हैं तो वो कांग्रेस के जो लोग थे
उनसे वो खुश नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था कि मेरे आने से पहले आपको ये सब काम करके रखना चाहिए था। सब कुछ कांग्रेस की प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ अच्छा अच्छा तो सब गड़प करना चाहते हैं, लेकिन जो बुरा बुरा सब राहुल गांधी के सिर पे डालना चाहते हैं। राहुल गांधी के सिर पे बैठ के वो सब यात्रा भी करेंगे, राहुल गांधी के सिर पे बैठकर वो जनाधार भी बनाना चाहेंगे, लेकिन खुद कुछ नहीं करना चाहेंगे। तो जो मेरी जानकारी है, कल कम से कम 17 उम्मीदवार कांग्रेस के अपना पर्चा भरने जा रहे हैं, जिनके ऊपर कॉमन सहमति है। ये बात जरूर हुई है कि यदि बात नहीं बनती है, कितने उम्मीदवार? कम से कम 17 17 जी। यस, फर्स्ट फेज परसों आखिरी है। फर्स्ट फेज के लिए नामांकन परसों 17 तारीख को आखिरी है जी। हाँ, मेरे पास में कुछ लोगों की लिस्ट भी है जो 17 जगह कल जिनका पर्चा भरना बिल्कुल तय है। जी 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 जी, जिसमें एक राजेश राम भी है। तो वो राजेश भी है, अखिलेश जी भी हैं, कई लोग हैं उसके अंदर नाम है जी। लेकिन स्थिति ये है कि हमारे जो महागठबंधन है उसमें किस सीट पे लड़े उसको लेकर तो कंफ्लिक्ट है, लेकिन नंबर को लेकर कंफ्लिक्ट नहीं है। मैं आपको बता दूं, और यहाँ देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि राहुल गांधी या कांग्रेस जो है बार्गेनिंग में पीछे नहीं हट रही है। तो इसीलिए थोड़ा सा लोगों को लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या होता है, अभी तक क्या था कि जैसे यूपी की कांग्रेस में बड़ा हिस्सा रहा, बिहार की कांग्रेस में रहा, वो सत्ताधारी दल को अपने को बेच देते थे। वो कहते थे यार कि तुम जैसे पिछले अध्यक्ष, उनकी तो पूरी पार्टी जो थी वो लालू यादव के घर से चलती थी। लालू यादव के परिवार को लेकर राहुल गांधी और सोनिया जी के बहुत अच्छे संबंध हैं, और इसी संबंधों को लेकर उन दोनों को भरोसा है कि 2 या 3 सीट पर आज का तारीख में कोई, मुझे याद है कि कोई कंफ्लिक्ट है कि इस पर कौन लड़े और कौन ना लड़े, लेकिन राहुल गांधी रिजिड है। और चूंकि क्या है कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसके अंदर माफ करना, मैं जाति के साथ कह रहा हूं, यादव वर्ग है, वो हर बार ये उड़ा रहे हैं कि कांग्रेस की कोई औकात नहीं है, वो अपनी औकात से ज्यादा सीट मांग रही है, कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, कांग्रेस किस आधार पर चुनाव लड़ेगी। उनका क्या उद्देश्य है कि वो सब लोग ऐसे हैं कि यदि यादव कैंडिडेट सामने होगा तो वो महागठबंधन को वोट देंगे, नहीं तो जय श्री राम सब कांवड़ उठाने वाले हैं। तो लेकिन बिहार में देखिए कितनी मोटा भाई की ऐसा खलबली मच रही है। आज एक नया गठबंधन बन गया, जीडीए गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो देश के सबसे भ्रष्टतम विभाग में से है। इसका नाम दिया ग्रेट डेमोक्रेटिक अलायंस। उसके अंदर AIMIM है, आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर रावण की, और जो हमारे वो AJP वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और उन लोगों ने अभी तय किया है कि जो अभी तक उन्होंने सुभाषपा नहीं सुभाषपा इसमें नहीं है, नहीं इसके अंदर ये है अपनी जनता पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य की। हाँ, उसमें क्या AIMIM 35 सीट पे चुनाव लड़ रही है, और आसपा जो चंद्रशेखर रावण की वो 25 पे है, और स्वामी प्रसाद मौर्य की 4 सीट पे। ये जो 65 सीटें आइडेंटिफाई की है, आप देखिए सीमांचल से लेकर जहां महागठबंधन का डोमिनेटिंग इलाका, वहां इनको प्लेस किया गया है। जितनी मारापीटी एनडीए में आपको दिख रही, उससे ज्यादा मारापीटी स्वराज पार्टी में है। उसमें हर जिले से खबर आ रही है कि पैसा लेकर टिकट दिया जा रहा है। और मैं यदि आप अलाउ करें तो मैं एक अखबार का नाम देना चाहूंगा। उसने एक स्टिंग ऑपरेशन आज जारी किया है, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी से लेकर हर पार्टी जो है टिकट के लिए 20-20 लाख रुपए मांग रहे हैं। उसका एक स्टिंग भी बाजार में आ चुका है। तो बिहार में जो है, मैं आपको बताऊं कि एक कड़वा सत्य यह है कि कांग्रेस जिस दिन अपनी बीमारी को परंपरा समझना बंद कर देगी ना, कांग्रेस की बीमारी है देर से डिसीजन लेना और चुनाव के एक दिन पहले टिकट बांटना, वो उसका स्ट्राइक रेट बेहतर हो जाएगा। कांग्रेस का प्लान यही है कि एटलीस्ट वो 35 से 40 सीटें भी इस तरीके से लोकसभा में अपनी दावेदारी की सीटों पे बात कर सकें। तो कुल मिला के जो मुझको आज की स्थिति लग रही है वो ये है, नीतीश कुमार को आप सीधा में समझिए, नीतीश कुमार कोई सोशलिस्ट नहीं रह गए। नीतीश कुमार का अपने आप पर नियंत्रण नहीं है। उनका जो रिमोट है आज भी सम्राट देखिए जो बीजेपी चल रहा है, पंकज जी जो बीजेपी के साथ है वो आज सोशलिस्ट तो नहीं हो सकता, जो बीजेपी के साथ है सोशलिस्ट नहीं हो सकता। नीतीश बाबू का धर्म परिवर्तन हो चुका है। मतलब सियासी धर्म की बात मैं कर रहा हूं, सियासी धर्म की बात। हाँ बिल्कुल, यस बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी राजीव
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इधर फर्रा शाकिब जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फर्रा जी, आपका स्वागत करता हूं और आपके पास जरा आना चाहता हूं, फिर अमलेंदु जी के पास आता हूं। क्या कुछ है ग्राउंड पे? आप ग्राउंड पे बहुत घूमते हैं, घूम रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है जरा बताइए। कि इधर नीतीश कुमार ने आज 5 ऐसे नाम रख दिए सामने जो उनके खाते में है ही नहीं, और उसके बाद दूसरी तरफ जीतन राम मांझी ने भी वही कमाल कर दिया है। तो जरा आपसे समझना चाहता हूं इन सब का कितना असर पड़ते हुए दिखाई दे रहा है एनडीए पे, और यहां बड़े भाई की भूमिका अदा करने में लगी हुई बीजेपी को आखिर घुटने पर क्यों ले आए 2 छोटे छोटे दल, जिसमें एक जीतन राम मांझी और दूसरे हैं उपेंद्र कुशवाहा। बहुत शुक्रिया राजीव भाई। देखिए, आपने जो जिन 2 छोटे दलों की बात की, उनको ये नैतिक साहस असल में नीतीश जी की तरफ से मिला। और नीतीश जी के बारे में एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, जब जब लोग नीतीश जी की पॉलिटिकल ऑबिचुअरी लिखने के लिए कलम उठाते हैं, नीतीश जी दोबारा से रिवाइवल होकर के खड़े होकर दिखा देते हैं। हम में से ही बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि नीतीश जी का इस चुनाव में कुछ भी नहीं चलेगा, पार्टी हाईजैक हो गई है। निश्चित रूप से पार्टी हाईजैक हो गई थी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, और पार्टी अगर हाईजैक नहीं होती तो सीटों का बंटवारा इस तरह नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार जी ने इस पूरे गेम को समझ लिया, और इसमें नुकसान हो गया भाजपा का, और इसमें नुकसान हो गया भाजपा का। तो भाजपा के साथ क्या मसला है कि भाजपा जो खेल चुनाव के बाद करने वाली थी, वो खेल चुनाव से पहले एक्सपोज हो गया भाजपा का। संजय झा के मार्फत वो खेल करने की कोशिश कर रही थी, वो खेल चुनाव से पहले भाजपा का एक्सपोज हो गया। टिकट वितरण को लेकर के 9 सीटें लोजपा आर के खाते में देना, उस लोजपा के खाते में देना जो लोजपा नीतीश कुमार को 43 सीटों पर लाने के लिए दोषी मानी जाती है। और बिहार की आम जनता में इस बात को लेकर के एकदम पक्का यकीन है कि कट टू साइज करने के लिए नीतीश कुमार जी का अमित शाह के द्वारा चिराग पासवान का पिछले चुनाव में इस्तेमाल किया गया, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। उसको आपने वैसी सीटें दे दी जो नीतीश जी की आइडेंटिटी सीटें हैं, जिन सीटों को नीतीश जी का हस्ताक्षर सीट माना जाता है, जैसे राजगीर की सीट है, जैसे सोनबरसा की सीट है। सोनबरसा की सीट एक बड़ी एक उस इलाके की सीट है, कोसी और सहरसा इलाके की सीट है, जिधर नीतीश जी के 2 नेता, 2 प्रोमिनेंट चेहरे हैं। एक विजेंद्र यादव माफ कीजिएगा, जो ऊर्जा मंत्री हैं, और एक रत्नेश सदा सोनबरसा की सीट से। आपने रत्नेश सदा का टिकट काट करके सोनबरसा दे दिया एलजेपीआर को। दूसरी सीट थी मोरबा। मोरबा की एक सीट पर मैं आपको बता देता हूं, मोरबा एकदम ठीक सराय रंजन के बगल वाली सीट है। सराय रंजन विधानसभा से विजय चौधरी चुनाव लड़ते हैं, जो जल संसाधन मंत्री हैं और नीतीश जी की भूंजा पार्टी के सदस्य भी हैं। विजय चौधरी मल्लाह वोटों से चुनाव जीतते हैं। मोरबा वो सीट है जहां मल्लाहों की आबादी अच्छी खासी है। तो मोरबा में जदयू मल्लाह समाज के उम्मीदवार को उतारती है, उसका असर सराय रंजन की सीट पर होता है, और सराय रंजन की सीट पर सराय रंजन की सीट वाले जो मल्लाह समाज के लोग हैं, वो विजय चौधरी को वोट देते हैं। इस खेल को संजय झा खत्म करना चाहते थे, मतलब विजय चौधरी को भी इस बार हराने की कोशिश की गई संजय झा की तरफ से, और मोरबा की सीट इसीलिए एलजेपीआर को दी गई कि वहां से एलजेपीआर कोई महादलित कैंडिडेट उतार दे या दलित समाज से अपना कैंडिडेट उतार दे, जिसका रिएक्शन मल्लाह समाज में हो जाए और मल्लाह समाज जो है विजय चौधरी को चुनाव हरवा दे। पिछला चुनाव बहुत मामूली मार्जिन से विजय चौधरी जीतने में कामयाब हुए, और वो भी मल्लाह फैक्टर की वजह से, चूंकि पिछली बार मुकेश सहनी एनडीए में थे और जदयू के साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे। ये तमाम बातें, बहुत सारा खेल चल रहा था इस बीच में। उसके बाद नीतीश जी ने खुद जब कमान संभाली, संजय झा को डांट के बाहर निकाला, और आप यकीन जानिए, अच्छा ये पहली बार हुआ है राजीव भाई कि सीटों की घोषणा हो गई, सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से सीटों की घोषणा हो गई कि इतनी सीटों पर ये लड़ेंगे, इतनी सीटों पर ये लड़ेंगे, इतनी सीटों पर ये लड़ेंगे। और अभी तक जब हम और आप बात कर रहे हैं, आज 15 तारीख की न्यूज पॉइंट में, तब तक एनडीए की तरफ से आधिकारिक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। अभी तक नहीं। ये पहली बार हुआ है बिहार के विधानसभा चुनाव में कि गठबंधन के साथ आप चुनाव लड़ें और गठबंधन की कोई ज्वाइंट पीसी अभी तक नहीं हो और उसमें सीटों का ऐलान नहीं हो कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। वहां जब जैसे ही सीटों की संख्या इनको नीतीश जी को पता चली, नीतीश जी ने अपना कमान अपने हाथ में लिया और सिंबल बांटना शुरू किए। सबसे पहला सिंबल रत्नेश सदा को दिया सोनबरसा सीट पर, बोला जाके अगले दिन नामांकन करो। उसके बाद मोरबा में अपने उम्मीदवार को आज उन्होंने उतार दिया, विद्यासागर निषाद को, जिसको वो उतारना चाहते थे। उसी तरह से आप देख लीजिए
उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी जो मामला फंसा वो चिराग की सीट को लेकर ही मामला फंसा। महुआ की सीट पर उपेंद्र कुशवाहा नाराज हुए। महुआ की सीट से उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। पूरी तैयारी हो गई थी, 17 तारीख को नामांकन होना था। कल शाम पटना से उपेंद्र कुशवाहा सासाराम के लिए निकलते हैं। सासाराम से वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। वहां की चुनाव तैयारी को देखने के लिए उपेंद्र कुशवाहा पटना से सासाराम जाते हैं। आधे रास्ते में उनको पता चलता है कि महुआ की सीट पर एलजेपीआर अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है। ड्राइवर को कहते हैं गाड़ी घुमाओ वापिस और पटना चलो। और रास्ते में मैं आपको पूरी खबर दे रहा हूं कि रास्ते में उपेंद्र कुशवाहा ने पोस्ट तक तैयार कर लिया था कि मैं ये जो 6 सीटें हमको मिली है, हम इन 6 सीटों को भी वापस कर रहे हैं, लेकिन हम एनडीए में बने रहेंगे, हमको कोई सीट नहीं चाहिए। ये बात मांझी जी भी एक बार बोल चुके हैं कि हम कुछ भी नहीं लेंगे तब भी हम एनडीए के साथ ही रहेंगे जी। और नित्यानंद राय ने उनको फोन करके रिक्वेस्ट किया कि अभी सोशल मीडिया हैंडल पर अभी आप कुछ भी मत लिखिए। सम्राट चौधरी ने उनको पोस्ट किया और रात 1:30 बजे तक सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, उपेंद्र कुशवाहा के जो सरकारी बंगला है पटना में 24 स्टैंड रोड, वहां बैठे रहे हैं। वहां से बाहर निकले हैं और जब वहां से ये लोग बाहर निकल रहे हैं, जब मीडिया के लोग खड़े हुए हैं, आप उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा का टोन एंड टेनर देखिए। ये तो सुबह की बात है, ये आज सुबह की क्लिप है जो ये लोग पटना जा रहे हैं। नित्यानंद राय उपेंद्र कुशवाहा को लेकर पटना जा रहे हैं। कल रात की मैं आपको बात बता रहा हूं। कल रात को ना सम्राट चौधरी ने मीडिया से कोई बात किया, ना नित्यानंद राय ने बात किया, ना नितिन नवीन ने बात किया, ना ऋतुराज सिन्हा ने बात किया। ये 4 लोग उपेंद्र कुशवाहा के बंगले पर गए थे। ये लोग सब सनसना के बाहर निकल गए। बाद में मीडिया वालों ने उपेंद्र कुशवाहा से जब पूछा कि क्या बात हुई, सम्राट जी आए थे, नित्यानंद राय जी आए थे, सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आप उन लोगों से नहीं पूछे, उन लोग आपको नहीं बताया। एकदम बिहारी भाषा में, उन लोग से ना पूछना चाहिए आपको, उन लोग आपको नहीं बताया। ऐसे उंगली करके सम्राट चौधरी की गाड़ी की तरफ उंगली करके उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उन लोग से पूछिए जाकर के, उन लोग नहीं बताया आपको। कल रात में उपेंद्र कुशवाहा इतने गुस्से में थे। सुबह में अब मोटा भाई ने मैनेज किया है। मोटा भाई कैसे मैनेज करते हैं, एक हाथ में फाइल एक हाथ में खोखा लेकर के, वो हम सब लोग जानते हैं। अभी भी महुआ की सीट पर क्लियर नहीं हुआ है कि एलजेपीआर लड़ेगी कि उपेंद्र जी के बेटे लड़ेंगे चुनाव। लेकिन मैसेज जो पिछले 48 घंटे में राजीव भाई बिहार के पॉलिटिकल सिनेरियो में कन्वे हुआ है, उसने बीजेपी के खेल को एक्सपोज कर दिया है। नीतीश कुमार का वोटर किस लेवल पर जाकर के एनडीए के साथ कोलैबोरेशन करेगा अपने वोटिंग पैटर्न में, अब इस पर संशय के बादल है। जदयू का उम्मीदवार जहां है वहां तो नीतीश जी का कोर वोटर आक्रामक तरीके से जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट को वोट देगा, लेकिन जहां बीजेपी का उम्मीदवार है या जहां लोजपा आर का उम्मीदवार है, वहां जदयू का जो बेस वोटर है वो शिफ्ट होगा कि नहीं होगा। अब इस पर बहुत बड़ा संशय हो गया है कि वो शिफ्ट होगा कि नहीं होगा। अब इसकी गारंटी अब शाह साहब भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये खेल इतना जल्दी एक्सपोज हो जाएगा और नीतीश जी को शिंदे गति प्राप्त कराने की कोशिश इन लोगों की चुनाव से पहले एक्सपोज हो जाएगी। ये शायद शाह साहब ने नहीं सोचा था। इनको लगा कि ये हरियाणा है, महाराष्ट्र है, ये गुजरात है, राजस्थान है, जहां हम रात को कैबिनेट भंग करने के लिए कह देंगे तो कोई कैबिनेट भंग कर देगा, पर्ची वाला कोई मुख्यमंत्री निकाल देंगे। नीतीश जी तो अब रहे नहीं, संजय झा मेरे कंट्रोल में है, ललन सिंह मेरे कंट्रोल में है। इस बात का गुस्सा जदयू के जो कोर वोटर है जदयू का, कि पार्टी अब नीतीश जी के कमान से निकल करके, यानी पिछड़ों की पार्टी, सामाजिक न्याय की पार्टी अब पिछड़ों के हाथ से निकल करके सवर्णों के हाथ में, ललन सिंह के हाथ में, संजय झा के हाथ में जा रही है और इसको रोकना होगा। नहीं तो ये पार्टी जो हम लोगों की आइडेंटिटी है ये खत्म करने में ये लोग लग गए हैं। इसको लेकर के अब एक, जैसे यूपी में एक बार जब अलायंस हुआ था अखिलेश यादव और बसपा का, आपको याद होगा, सपा बसपा का जब अलायंस हुआ था तो कहा गया कि बुआ भतीजा का अलायंस हुआ है। तो राजीव भाई वो अलायंस लखनऊ में तो हो गया था, बुआ भतीजा का अलायंस लखनऊ में तो हो गया था, लेकिन वो देवरिया की विधानसभा सीट पर वोटर्स के बीच में वो अलायंस नहीं हो पाया था। वो इसीलिए योगी फिर दोबारा जीत करके आ गए। तो अब पटना में तो उपेंद्र कुशवाहा को आपने मैनेज कर लिया है। उपेंद्र कुशवाहा, नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी और नीतीश जी और सब लोग मिलकर फोटो सेशन करवा ले, वहां आप अलायंस दिखा दीजिए। लेकिन ये अलायंस आपको मुंगेर की सीट पर, तारापुर की सीट पर, एकमा की सीट पर, मोरबा की सीट पर वो वोटर्स के बीच में वो अलायंस होगा कि नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसको लेकर के बिल्कुल बहुत तस्वीर साफ हो गई है। जी 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 बिल्कुल। जरा अमलेंदु जी, आपसे समझना चाहता हूं इधर दिल्ली में क्या चल रहा है। सुबह से उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात इधर गृह मंत्री से होना और उसके अलावा एनडीए में जो चल रहा है हम देख रहे हैं, दोनों गठबंधनों में चल क्या रहा है? गठबंधनों में राजीव जी अगर अंदरूनी तौर पर देखा जाए तो बहुत सी चीजें चल रही हैं और जैसा मैंने कल भी कहा था, आज फिर मैं कहना चाहूंगा कि जो एनडीए में चल रहा है और जो इंडिया में चल रहा है, दोनों में एक बेसिक अंतर है राजीव जी।
देखिए, नाराजगी दोनों जगह कहीं ना कुछ दिखाई पड़ रही है, सीटों के बंटवारे को लेकर या कैंडिडेट्स के बंटवारे को लेकर, किसको कितनी ज्यादा कितनी कम, ये चल रही है और ये चलती है, एक स्वाभाविक चीज होती है। लेकिन जो भितरघात चल रही है राजीव जी, वो एनडीए में ही चल रही है। वो भितरघात जैसा मसला है इंडिया के बीच में नहीं है, और एनडीए के बीच में भितरघात दो स्तर पे है। एक तो दलों के बीच में भितरघात है, और दूसरा राजीव जी जेडीयू के अंदर भितरघात है। तो एनडीए तो डबल भितरघात का जो है वो चल रहा है एनडीए में, क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं संजय झा को लेकर या ललन सिंह को लेकर, जो भी आरोप लग रहे हैं, और कल तो एक गोपाल मंडल साहब जो थे उनको पुलिस धकिया रही थी और कह रहे थे खुले तौर पर कि ये ललन सिंह और ये संजय झा जो है इन्होंने पार्टी बेच दी और मैं समता पार्टी का संस्थापक सदस्य हूं और ये पार्टी हमारे हाथ से छीनी जा रही है, इस तरीके से कहते हुए वो काफी ज्यादा उनका वीडियो वायरल हो रहा था राजीव जी। और एक जो अजय मंडल जो है, जिन्होंने सांसद जो है भागलपुर के, उन्होंने जो इस्तीफा दिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी पे बाहरी लोगों का वर्चस्व होता चला जा रहा है। तो यानी जेडीयू जो है उसके अंदर दो स्तर पर लड़ाई चल रही है, और एनडीए में लड़ाई जो है वो भी दो स्तर पे है। तो अब देखा जाए तो नीतीश कुमार राजीव जी इस समय आज की तारीख में अगर कहा जाए तो बिहार के महाभारत के असली अभिमन्यु जो है वो नीतीश कुमार ही है, जो कई तरफ से घिरे हुए हैं, इंडिया गठबंधन से भी घिरे हुए हैं, बीजेपी से भी घिरे हुए हैं, और खास तौर से अपने सहयोगियों से भी घिरे हुए हैं। तो अब नीतीश कुमार अगर इस महाभारत से साफ निकल कर आते हैं और सारे दरवाजे तोड़कर आते हैं तो नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा नेता बनकर उभरेंगे। लेकिन अगर नीतीश कुमार निपट गए तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरेगी। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति जो यही है कि सरकार चाहे बने ना बने एनडीए की, लेकिन नीतीश कुमार निश्चित तौर पर निपट जाए। तो अब नीतीश कुमार की ये राजनीतिक कुशलता पर निर्भर करेगा कि वो बीजेपी के इस द्वार को तोड़ पाते हैं कि नहीं तोड़ पाते हैं, कि अपनी पार्टी भी बचाएं और अपनी राजनीति भी बचाएं। अब नीतीश के सामने सरकार बनाने का लक्ष्य नहीं है राजीव जी, नीतीश के सामने लक्ष्य ये है कि पार्टी बचाई जाए और बीजेपी जो हजम करना चाहती है पार्टी को, उसको रोका जाए। तो नीतीश के सामने संकट ये है, इसीलिए जो कहा जा रहा है, जैसे फरराज शागब ने भी कहा और धनंजय जी ने भी कहा और हमारे साथियों ने भी कहा कि अब जो है स्थितियां एनडीए में, वो एनडीए में स्थितियां ये है कि कोई भी एक दल दूसरे दल के लिए काम नहीं करेगा, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी किसी हाल में नीतीश के लिए काम नहीं करेगी, नीतीश किसी भी हाल में बीजेपी के लिए या चिराग पासवान के लिए काम नहीं करेंगे। तो ये एनडीए के अंदर 3 एनडीए जो है वो बने हुए, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। इधर इंडिया गठबंधन जो है वहां सीटों को लेकर जो भी गड़बड़ झाला कह लीजिए या बात नहीं बन पा रही है, जो भी कह लीजिए, वो 7 या 8 सीटें हैं। और अगर 7-8 सीटों पर बात नहीं भी बनती है, प्रतिशत ये मान भी लिया जाए, तो 7-8 सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी हो सकती है, तमाम जगहों पर होती रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैचारिक स्तर पर या गठबंधन के स्तर पर मुझे लगता है कि कोई ऐसी स्थिति नहीं है। और आपको याद होगा राजीव जी कि महाराष्ट्र के चुनाव में भी आखिरी समय तक इसी तरीके से होता रहा कि साहब शिवसेना ने इतने घोषित कर दिए हैं, कि उन्होंने इतने घोषित कर दिए हैं, इतने इसके हो गए। लेकिन आखिरी दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई महागठबंधन की, उसकी इंडिया गठबंधन की, तो साफ तौर पर सारे दलों ने कह दिया कि हमने जिनको घोषित किया है वही हमारे कैंडिडेट है, कोई किसी पार्टी का कैंडिडेट नहीं है, इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट है। और अगर कोई खड़ा रहता है तो उसको पार्टी से निकाल के बाहर किया जाएगा, और निकाल के बाहर किए भी गए। मुझे लगता है कि बिहार में भी इंडिया गठबंधन का आखिर में फैसला यही होगा कि हमने जो घोषित कर दिए हैं वो इंडिया के प्रत्याशी हैं, किसी पार्टी के नहीं है, और सब जगह इंडिया का मजबूत प्रत्याशी एक खड़ा होगा। ये बात कहने की स्थिति में राजीव जी आज एनडीए नहीं है और कल भी नहीं होगा, और आखिरी दिन जो चुनाव होगा उस दिन तक भी एनडीए ये कहने की स्थिति में नहीं होगा कि जो भी प्रत्याशी है वो एनडीए का है। जी जी, इंडिया और एनडीए की बात हो रही है। इंडिया गठबंधन में कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों की सूची तैयार कर रही है। कल एक लिस्ट 17 तारीख के लिए एक लिस्ट तैयार है, उसके बाद 20 तारीख जो सेकेंड फेज है, जो आखिरी तारीख 20 है, 20 अक्टूबर के लिए भी दूसरी लिस्ट तैयार है। उसमें थोड़े बहुत जो अंतर हैं, कुछ मामला अटका पड़ा हुआ है, उसको यहाँ पर शॉर्ट आउट करने की कोशिश हो रही है। वैसी लिस्ट देने की कोशिश नहीं हो रही है जहां एक साथ 2 अपने ही घटक दल आपस में लड़ जाएं, जैसे अभी नीतीश कुमार कर रहे हैं और चिराग पासवान के साथ। लेकिन चिराग पासवान क्या सचमुच इतनी सीटों के हकदार हैं, 29 सीटों के?
क्योंकि बाकी लोग तो कह रहे हैं कि 22 पे बात हुई थी। जरा धनंजय जी आपके पास फिर से आना चाहता हूं। धनंजय जी साथ में है? धनंजय जी वीडियो स्टिल जी। धनंजय जी जरा आपसे समझना चाहता हूं कि क्या चिराग पासवान 29 सीटों के हकदार हैं? देखिए, जो बंटवारे का फॉर्मूला है, अगर लोकसभा के हिसाब से किया गया तो 5 सीटें लोकसभा में उनको मिली थी 2024 में, 5 के 5 जीत गए। तो मिनिमम अगर 6 सीट भी रखिए, जैसे 6 और 7 सीट होती है आमतौर पर विधानसभा की एक लोकसभा, तो 30 सीट के हकदार तो हैं, मैं ये कहूँगा। फिर अब बात आती है कि विधानसभा चुनाव में 29 उनको दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। तो फिर ये सवाल उठता है कि चिराग पासवान की जो 5 सीटें जीत करके आए, 5 से 6% वोट उनका हमेशा रहता है। 3 उम्मीदवार वो खुद रहते हैं, 2 बाहर से लेके आते हैं। अब वो कैसे लेके आते हैं मैं नहीं बोलूंगा, सब लोग जानते हैं, पंकज भाई बता चुके हैं। और तो 5 उम्मीदवार को वो जिताते हैं। बीजेपी जिताती है या अकेले जीत लेते हैं, ये अलग डिबेट का विषय है, लेकिन बीजेपी के साथ जीतते रहे। अब वो हनुमान बने हैं। हनुमान बनने के बाद जो बिहार में स्थिति है, देखिए, एक तो बीजेपी के खिलाफ स्थिति है बिहार में, और बीजेपी के खिलाफ स्थिति इसलिए है कि मैं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मानता हूं कि जब आरक्षण की बात करते हैं, बिहार में आरक्षण की बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब आरक्षण की बात करते हैं तो बीजेपी विरोधी साबित होती है कि आरक्षण विरोधी है बीजेपी। जब बात करते हैं आप दलित, पिछड़ा, वंचित समाज की बात करते हैं तो पता चलता है कि बीजेपी सामंतवादी पार्टी है, उसके एजेंडे में हिंदू है, मंदिर है, यही सब है। उसके एजेंडे में कैसे एक घोषणा कहीं आपको दिखाई पड़े कि हम ये इस तरीके से रोजगार देंगे, 10-10 हजार रुपया देने की जो बात कही है कि 10-10 हजार रुपया हम तमाम महिलाओं को दे रहे हैं रोजगार खड़ा करने के लिए। 10 हजार में कौन रोजगार खड़ा होता है ये मुझे नहीं मालूम। मुझे 10 हजार दीजिएगा तो मैं क्या रोजगार खड़ा करूंगा? महिलाओं से कहा जा रहा है जिन्होंने कुछ नहीं खड़ा किया वो 10 हजार से रोजगार खड़ा कर लें। कैसे खड़ा कर लेंगे ये मुझे नहीं पता। अब उसके बाद फिर सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि भैया वो पैसा इसलिए बांटा गया है ताकि पैसा लीजिए और वोट दीजिए। बिहार के लोग गांव-गांव में अब वैसे वाले लोग नहीं है जैसा एक राष्ट्रीय छवि गढ़ी गई है बिहार की। बिहार की छवि गढ़ी जाती है कि बिहार में सब गरीब लोग हैं, बिहार में कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं है, बिहार के लोग पैसे पे बिक जाते हैं। अरे बहुत पुरानी बात कर रहे हो आप, अब उस मीडिया नैरेटिव से हट जाइए। बिहारी का मतलब क्या समझते हैं? लालू जी वाला डायलॉग बोल दिया, ये देखिए बिहारी भाषा है। क्या बिहारी ऐसा ही बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। तो बिहार की तस्वीर अलग है, और तेजस्वी ने जिस तरह की तस्वीर बनाई है वो तस्वीर और अलग है। मैं नीतीश कुमार को भी खारिज नहीं करूंगा। नीतीश कुमार ने भी बिहार में जितना काम किया है वो एक सही पटरी पर लेकर गए। कई लोग कहते हैं कि वो संप्रदायवाद को बढ़ाया, बीजेपी को मजबूत होने दिया। अभी ये भी चल रहा है कि 57 सीट में से एक भी मुस्लिम सीट नहीं दी गई, ये भी बात चल रही है। लेकिन चिराग पासवान या बीजेपी दोनों के पास बिहार को लेकर के क्या एजेंडा है? बिहार को लेकर के बीजेपी 20 साल से बीजेपी बिहार में है। बिहार के लिए कौन सा बिंदु बीजेपी ने सोचा कि इससे बिहार की तरक्की हो सकती है? 11 साल से नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए क्या किया? वो कहेंगे कि हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे दी, हमने IIM खोल दिया, हमने हवाई अड्डा खोल दिया, हमने ट्रेनें बढ़ा दी। अरे भाई सब कर दिया, रोजगार कहाँ है? रोजगार कैसे आएगा? क्या सीमेंट की फैक्ट्री खोल देंगे अडानी साहब, पावर का प्लांट लगा देंगे अडानी साहब, उससे बिहार में रोजगार मिलेगा? बिहार में रोजगार मिलना था फूड प्रोसेसिंग यूनिट खड़ा करते, ताकि किसानों की हेल्प होती, किसानों के साथ खड़ा करते, लघु कुटीर उद्योग खड़ा करते, जो आपने खड़ा नहीं किया। चिराग पासवान बोलते हैं बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। नारे के अलावा चिराग पासवान ने क्या दिया है? कोई बताए? चिराग पासवान बताएं कि हमने बिहार के लिए ये किया है। उनके पिताजी भी मंत्री थे, ये भी मंत्री हैं। पिताजी का काफी योगदान माना जाता है, और पिताजी केवल भले अपने परिवार के लोगों को टिकट दिया, अपने परिवार के लोगों को, सब भाइयों को सांसद बनाया, भतीजों को सांसद बनाया। चिराग अपने घर में लड़ रहे हैं, चचा जी किनारे कर दिए गए, चचेरे भाई किनारे कर दिए गए, बहनोई किनारे कर दिए, वो सब हो गया, कथा हो गई। लेकिन चिराग पासवान क्या पासवानों से अलग नेता हैं? क्या पासवानों के नेता हैं? ये भी सवाल उठ रहा है।
पासवान, क्या सब चिराग पासवान के साथ खड़े हैं? ये बड़ा सवाल है। और इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें चिराग पासवान को 2020 में फिर से दोहरा, 2020 पार्ट 1 था, 2025 पार्ट 2 है। और ये परीक्षा की घड़ी है बीजेपी के लिए भी, चिराग पासवान के लिए। नीतीश कुमार के लिए मैं कोई घड़ी नहीं मानता हूं। बाकी एक सही कह रहे थे अनिल भाई साहब की हर कोई चाहता है कि मैं इतिहास में किस तरह से याद किया जाऊं, वो नीतीश कुमार के पास भी। इसलिए मैंने कहा था कि वो विरासत तेजस्वी को सौंप के जाना चाहते हैं। तो अब सवाल उठता है कि अगर भीतर घात है तो नीतीश कुमार को कोशिश की जाएगी कि 43 के अंदर समेट दिया जाए। लेकिन 43 के अंदर नीतीश कुमार अगर समेट दिए जाते हैं तो एनडीए को बहुमत कैसे आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। अगर मान लिया कि जो प्रशांत किशोर कह रहे थे कि 25 सीट से नीचे आएंगे, 25 सीट से ज्यादा आएगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे, हालांकि राजनीति उन्होंने अभी छोड़ दी, राघोपुर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो कहीं से नहीं लड़ रहे हैं, वो कहीं से नहीं लड़ रहे, कहीं से नहीं लड़ रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। राघोपुर छोड़ दीजिए, वो तो मैदान छोड़ के भाग गए, मैदान छोड़ के भाग गए और वॉक ओवर दे दिया तेजस्वी यादव को। जी बिल्कुल बिल्कुल धनंजय जी कुछ कह रहे हैं वो, खैर। जी 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 जी, प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ना ही नहीं था, आप इस बात को समझिए। प्रशांत किशोर ने राघोपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा कब की थी? प्रशांत किशोर ने उस दिन चुनाव लड़ने की घोषणा की जिस दिन तेजस्वी यादव ने नौकरी देने की घोषणा की। तो तेजस्वी के नौकरी की घोषणा को डिरेल करने के लिए, जन विमर्श से हटाने के लिए प्रशांत किशोर से बुलवाया गया कि हम राघोपुर से जाकर चुनाव लड़ेंगे। पूरा मीडिया प्रशांत किशोर के पीछे लग गया कि प्रशांत जा रहे हैं राघोपुर चुनाव लड़ने के लिए। ये एकदम प्लांटेड स्टेटमेंट था, प्रशांत को चुनाव कहीं से लड़ना नहीं था। ये आज उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम कहीं से चुनाव नहीं लड़ने जा रहे। ये तमाम हेडलाइन मैनेजमेंट का खेल जो पीएमओ में बैठ के जोशी साहब करते हैं, हम सब लोग जानते हैं, उनका खेल था। और ये प्रशांत भी को भी पता है कि ये सब लोग, बिहार के लोग तो कम से कम इतना समझते ही। जी धनंजय भाई। जी धनंजय जी, तो मैं कह रहा था कि देखिए, आप धीरे धीरे देखिए तस्वीर कैसे साफ हो रही है। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दोनों जो है बीजेपी के प्लेयर हैं, ये पता चल रहा है साफ साफ। और बीजेपी जब खुद ही प्ले करने की स्थिति में नहीं है, दूसरे की पीठ चाहिए उसको किसी पर गोली चलाने के लिए। अरे आप 2020 से नीतीश कुमार पे गोली चला रहे हो चिराग पासवान को आगे करके। चिराग पासवान फ्लॉप हो चुके हैं। चिराग पासवान को नहीं समझ में आ रहा है, अपना करियर बर्बाद कर रहे हैं चिराग पासवान। उनको लग रहा है कि अभी एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं है, हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। ये सब जो ख्याल उनके दिमाग में घूम रहा है, ये ख्याल इस बार नुकसान पहुंचाएगा चिराग पासवान को। और चिराग पासवान के सहारे जो खेल खेला है कि बीजेपी ने एक्सपोज हो गया। 5 साल का लंबा वक्त हुआ राजीव भाई। अब मैं बात कहूंगा, एक लास्ट बात करूं, नीतीश कुमार की बात करूं। जी नीतीश कुमार की बात करूं। नीतीश कुमार ने क्या किया नहीं किया, ये सब अभी विमर्श का विषय नहीं है। लेकिन ये विमर्श का विषय है चुनाव में कि नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रोश नहीं है, सत्ता में बदलाव लोग चाह रहे हैं। ये सबसे एक पॉइंट है कि नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रोश नहीं है, लेकिन सत्ता बदलना चाहते हैं। सत्ता बदलना चाहते में ये भी आता है कि बीजेपी को साइड करना चाहते हैं, चिराग को साइड करना चाहते हैं। अब देखिए आगे चुनाव के बाद क्या होगा, ये मुझे समझ में नहीं आया। ये मुझे, इतने साल से मैं भी चुनावों का विश्लेषण करता हूं, मुझे ये बात आपकी समझ में नहीं आई धनंजय जी, सॉरी टू से, कि अगर खिलाफ नहीं है और सत्ता परिवर्तन भी करना चाहते हैं तो फिर किसके खिलाफ हैं? तो नीतीश बाबू 101 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनको जिता दीजिए। और बीजेपी 101 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, सारी सीटों पे हरा दीजिए। यही हो सकता है ना? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये होता है कि जो एंटी इनकम्पेंसी जो किसी के नेता के खिलाफ, किसी सत्ता के खिलाफ होती है, वो नहीं है बिहार में। इसको समझना पड़ेगा। दूसरी बात, लोग चाह रहे हैं कि बिहार के जो युवा हैं वो तो कह रहे हैं कि हमको रोजगार चाहिए, और ये तो डंडे, जब रोजगार मांगते थे तो डंडा देते थे। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं वो आपकी जगह अपनी बात सही है। मैं जमीन की बात कर रहा हूं। हमारे विश्लेषण पे आप खारिज कर सकते हैं, मैं उससे भी कुछ नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि बिहार की जमीन पर एक जो है ये पहलू है कि नीतीश कुमार ने जो इतने दिन में काम किया ठीक किया, लेकिन अब बुजुर्ग हो गए हैं, अब हटे, तेजस्वी को आने दे। ये लाइन में कहना चाह रहा हूं। नहीं तो वो, जी
चलिए कोई बात नहीं, मैं जस्ट चूंकि अगर नीतीश बाबू को हटाना है, वो बुजुर्ग हो गए हैं, शारीरिक रूप से वो स्वस्थ नहीं हैं, तो फिर उनकी जगह पे किसी युवा को, उनके बेटे को बुला ले वहाँ की बिहार की जनता। वो तेजस्वी जो अपोजिशन वाले हैं उसको क्यों लाना चाहती है, एक बड़ा सवाल है। और जब ये अगर तेजस्वी को वहाँ की जनता लाना चाहती है तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा एनडीए कुनबा जो है वो अब पसंद नहीं है, चाहे उसमें नीतीश बाबू हो, चाहे उसमें बीजेपी हो, चाहे उसमें कुशवाहा हो या मांझी हो। ये मैं यहां रखना चाहता हूं क्योंकि 43 सीटें पिछली बार थी और इस बार 101 सीटों पे, पिछली बार 115 सीटों पे लड़े थे, नीतीश बाबू की पार्टी लड़ी थी, 115 में से 43 लेके आए थे। इस बार 101 लड़ रहे हैं और घोषित तौर पे, अघोषित कितना होता है देखा जाएगा, और उसमें से कितना जीत के, कितनी सीटें जीत के लाएंगे नीतीश बाबू, ये देखना होगा। क्या महिलाओं को जो 10,000 रुपए दिए गए हैं, कल हमारे साथी प्रशांत टंडन जी आज जुड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि पटना से दूर हैं और वो भी घूम रहे हैं बिहार में, तो नहीं तो कल वो बता रहे थे कि मैं देख रहा हूं कि बैंकों में महिलाओं की लाइनें हैं, लेकिन महिलाएं नाराज भी हैं क्योंकि महिलाओं को 10,000 रुपए पूरे नहीं मिल रहे हैं, उसमें से 3,000 रुपए मतलब 6, 7, 8,000 रुपए ही मिल रहे हैं। एक अमूमन मतलब एक एवरेज देखा जाए तो 7,000 रुपए तक महिलाओं को मिल पा रहे हैं, और इसलिए क्योंकि वहां बिचौलिए हैं जिनको पैसा चाहिए, यानी भ्रष्टाचार। लेकिन महिलाओं की बात हो और इधर रोजगार की बात हो, रोजगार वाले दिन अगर उस हेडलाइन मैनेज करने के लिए अगर कहलवाया जाता है इधर जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर से कि आप कहिए कि मैं राघोपुर से चुनाव लड़ूंगा, तो कितना हेडलाइन मैनेज कर पाए हैं, बीजेपी कितना मैनेज कर पाई है, एनडीए कितना मैनेज कर पाई है, इसका कितना असर हो रहा है। अनिल जी आपसे जरा समझना चाहता हूं, एक तरफ यानी महिलाओं को 10,000 रुपए बनाम 20 महीने में हर परिवार में एक बेरोजगार को सरकारी नौकरी। बहुत अच्छा। सबसे पहले तो मैं एक आपकी जो पहली बात थी उस पर एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। जी जी, कि आपने कहा था कि 101 पर ही लड़ेंगे नीतीश जी या 106 पर लड़ेंगे, तो नीतीश जी एक बार यह भी बोल चुके हैं कि मैं 243 पर लड़ूंगा, कल ही शायद उन्होंने कहा है, तो बहुत संभव है कि 106 पर वे लड़ जाए। तो यह सब कुछ इसीलिए कहा था कि अंतर युद्ध बहुत घमासान चल रहा है। दूसरी बात कि जब जो अभी महिलाओं और युवाओं की बात आपने की है, परसों की ही बात है, जी न्यूज के एक पत्रकार आई हुई थी, तो उनसे बात हो रही थी, उनको मैंने यही कहा था, वही बात मैं दोहराता हूँ कि महिलाओं की बात और युवाओं की बात दोनों के अलग अलग मुद्दे हैं। महिलाओं को लुभाने की कोशिश की गई है, जो सारे लोग कह रहे हैं कि 10,000 रुपया वह रिश्वत है, सारे लोग कह रहे हैं। मैंने इस बीच पैसा बंटने के बाद 3 दलित महिलाओं से, जिसमें दलित और अति पिछड़ी महिलाओं से मैंने बात की, और एक जो मुसहर जाति की महिला थी उनसे बात की। 4 लोगों से महिलाओं से मेरी बात हुई। 3 ने कहा कि अंकल इतना सब घूस न दे रहा है, तो इससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी, अपनी भाषा में उसने कहा। उसके लबोलुआब कहने का यही था। एक जो पासवान महिला थी उसने कहा कि बुआ, वो बूढ़ी बहुत बूढ़ी है, कि बुआ 10,000 तो यह न दिल कहिए तो एकरे न वोट देवे। तो इसे सामाजिक समीकरण किस तरह जुड़ रहे हैं, किस गठबंधन के साथ, इसको समझा जा सकता है इस 10,000 वाले मामले को लेकर के। एक बात यह जी, तो यही बात मैंने जी न्यूज वाले को भी कही थी। दूसरी बात युवाओं की बात है। युवा लोगों का अब परीक्षा का टाइम है, सो अब कुछ कंट्रोल हुआ है, बहुत ज्यादा लेट नहीं हो रहा है उस तरह जिस तरह बहुत पहले हुआ करता था, लेकिन अभी भी एक्चुअल टाइम पर, एकदम एग्जैक्ट टाइम पर नहीं हो रहा है। एक बात यह। दूसरी बात यह कि जितनी सारी परीक्षाएं हो रही हैं, वह सारी परीक्षाओं
परीक्षाएं महाघोटाले के साथ हो रही हैं। यह आप लगातार देख रहे हैं। आप लगातार यह बात देख रहे हैं कि युवा लोग नौकरी के लिए, परीक्षा के लिए सड़कों पर मार खा रहे हैं, उनके सिर फोड़ दिए जा रहे हैं, उनकी टांगे तोड़ दी जा रही हैं, उनको हॉस्पिटलाइज करा दिया जा रहा है। तो पूछना यह है कि क्या इतना सारा जो हो रहा है, हजारों हजार लाखों लाख जो मांग कर रहे हैं और पिटाई खा रहे हैं, क्या उसका युवाओं के दिलो दिमाग पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है? हो सकता है कि कुछ लोग हों यह मानने वाले कि यह देश 99 साल के लिए ही आजाद हुआ था। बहुत सारे लोग इस तरह के हैं, लेकिन सारे लोग यह नहीं मानते हैं कि 99 साल के लिए, या वे वस्तुतः जानते हैं वस्तु स्थिति को, और वे मार खा करके, सड़कों पर मार खा करके इस बात को जान गए हैं कि क्या स्थिति हमारी इस सरकार में है। एक बहुत महीन चीज गौर करने की है कि पिछले चुनावों में आप देखते रहे हैं कि चुनाव का जब समय नजदीक आता था तो सारे जो नौकरी करने वाले जो अलग अलग संघ हैं, वे सारे संघ सड़कों पर अपनी अपनी मांगों को लेकर के आ जाते थे। इस बार आप बहुत ज्यादा नहीं देख रहे हैं, और अगर कोई आ भी रहा है तो उनका जैसे रसोइयों के साथ है, आशा वर्कर के साथ है, टीटी वाले के साथ है, नौकरी खोजने वाले के साथ है, सारे लोगों को मार मार करके अधवरा सड़क को लाल कर दिया जा रहा है। यह संदेश नहीं जा रहा है, निश्चित रूप से यह संदेश जा रहा है। और यहाँ का युवा वर्ग जो सबसे ज्यादा भूमिका अदा करता है चुनाव में, वह युवा वर्ग निश्चित रूप से कुछ जातीय आधार पर बट जाए, वह अलग बात हो जाती है और परसेंटेज कम है, लेकिन निश्चित रूप से। और दूसरी तरफ तेजस्वी यह ऐलान कर रहे हैं, पिछली बार भी उन्होंने जो ऐलान किया था और उसके कारण कि हम रोजगार देंगे, इस बार भी वो ऐलान कर रहे हैं कि हर एक परिवार से हम रोजगार देंगे। कितना कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, यह सारा भविष्य की बात है, लेकिन इसका प्रभाव तो पड़ रहा है। पिछली बार तो यह दिखाई पड़ा था कि यह प्रभाव पड़ा है कि युवा लोग टूट करके उनके साथ ऐसे जुड़े थे। तो निश्चित रूप से इस बार भी तो मेरे कहने का लब्बो लुआब यह कि जो एनडीए गठबंधन है उसके पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय यह कहने के कि मंदिर बना रहे हैं, सीता मंदिर बना रहे हैं। एक आदमी ने तो मुझसे पूछा कि सीता के नाम पर छुट्टी, गौर करने की बात है यार कि पिछले साल शिक्षा विभाग की जो छुट्टी थी उसमें गांधी जयंती के नाम पर छुट्टी नहीं थी। कितना शॉकिंग यह बात है, गांधी जयंती के नाम पर पिछले साल छुट्टी नहीं थी 2024 में, और सीता जयंती के नाम पर छुट्टी थी। पिछले ही साल एक आदमी ने मुझसे पूछा था कि सीता जयंती कैसे मनाते हैं, आप में से कोई नहीं जानते होंगे। तो यह जो स्थिति हो रही है, एक प्रतीक के रूप में इन चीजों को समझिए कि तलवार की यात्रा निकल रही है, मंत्री निकाल रहे हैं तलवार की यात्रा। इन चीजों का प्रभाव पड़ रहा है सामाजिक जीवन पर, लोग समझ रहे हैं। और मैं तो अब यह समझ रहा हूं कि बहुत सारे जो सवर्ण लोग, जो कोर वोटर एनडीए के अभी तक रहे हैं हाल के दिनों में, वे भी उसमें से भी मैं तो कहता हूं कि 15 से 20% उसके अब वोटर नहीं होने जा रहे हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा पंकज जी, कैसे देखा जाए दोनों गठबंधनों को? आप देखिए तो जल्दी हम लोग अब खत्म करने के लिए आगे बढ़े दोनों। जी पंकज जी, कह रहे थे कि जो एक सवर्ण वर्ग का जो लोग हैं, कांग्रेस ने जो अपना गेन किया वोट अधिकार यात्रा से, वो एक बड़ा वोट बैंक है जो आ रहा है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं धनंजय भाई, बिहार में अभी 2023 का जो जातिगत जनगणना हुई थी उसमें सामने आया था 36% लोग 6,000 रुपए कम सालाना आय वाले हैं। और हम ऐसा नहीं कह सकते कि 10,000 रुपए का जो है उसका प्रभाव शून्य है, उसका थोड़ा बहुत असर होना है, एक चीज। दूसरा चीज आप देखिएगा, आप जो बोल रहे हो ना जेडीयू, पिछले लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने 6.3% वोट लाए थे। एक चीज और बताऊं कि जेडीयू ने पिछले चुनाव में भी केवल 3 टिकट दिए थे मुसलमानों को, और तीनों में भी इतनी बुरी सीट में दिए थे कि एक सीट तो कांटी ऐसी थी जिसमें जेडीयू का उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहता।
बाकी दोनों सीट भी हार गए थे। तो वो जेडीयू ने मुसलमान को इस बार टिकट दिया तो कोई बहुत बड़ी बात थी। अब आप देखिए आंकड़ों को हमको देखना शुरू हो, फिर देखेंगे 2020 आरजेडी 23.1% वोट, लोकसभा चुनाव पिछले साल वाला 22.1%, हाँ बीजेपी 2020 19.5% वोट, पिछला लोकसभा चुनाव 20.51%, जेडीयू 2020 15.4 और लोकसभा चुनाव में उनका वोट प्रतिशत बढ़ा 19.5। कांग्रेस 2020 के विधानसभा चुनाव में 9.5 पे थी और लोकसभा चुनाव में 9.2 पे थी, लगभग बराबर थी। अब आप देखिए कि पिछले 5 साल के दौरान में हम देख लें तो मतदान का प्रतिशत किसी भी पार्टी का घट बढ़ नहीं रहा है, बहुत फर्क नहीं आ रहा। इसीलिए जो मोटा भाई है उनका प्लानिंग है कि हर जगह त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबला किया जाए, क्योंकि एक बात तय है, एसआईआर ने भले कुछ भी कर दिया हो लेकिन वोट अधिकार यात्रा के बाद में अब गांव-गांव में वो लोग तैनात होंगे लाठी वाले, जो अब वोट की गड़बड़ होने में उतना बड़ा खेल नहीं हो पाएगा जितनी पहले ये लोग उसको इजीली ले रहे थे। उसका प्रभाव ये है कि अब बहुत छोटे मार्जिन, पिछली बार वो छोटे मार्जिन 17, यदि पूरे राज्य का वोट गिने 17,000 वोट के मार्जिन से गठबंधन जीता था। तो अधिक से अधिक वोटों को विभाजित करके अपने जाति, अपने पसंद के वोट बैंक को कॉन्सेंट्रेट किया जाए, ये मॉड ऑफ ऑपरेंडी है एनडीए की। लेकिन एनडीए में इसमें कोई शक नहीं है कि केंद्र में उनकी कमजोर सरकार और नीतीश कुमार पे उनकी डिपेंडेंसी के कारण एनडीए उतना अधिक जोर से जेडीयू को मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा है। जी, जहां तक महागठबंधन की बात रही, मैं आपको आज की बात बता रहा हूं। आज कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के कैंडिडेट्स ने अपने पर्चे भरे, पटना से भी वो एक लेडी है, उसको आप देखिएगा उसने गले में जो दुपट्टा डाला हुआ है उसके एक तरफ कांग्रेस, आरजेडी और अपनी पार्टी उनका चुनाव चिन्ह है, दूसरी तरफ सभी नेताओं के चेहरे हैं। ये एक जिसको कहते हैं कि एक मैसेजिंग है कि महागठबंधन या इंडिया गठबंधन जिसको कहा जा रहा है वो अपने तरीके से एक है। अब देखिए, यदि एनडीए इस पर डिपेंड करता है कि बीजेपी खासतौर पर कि नीतीश कुमार को बहुत कम पे लाया जाए, बाद चुनाव के बाद में पार्टी को तोड़ दिया जाए, तो इसकी संभावना इस बार बहुत कम दिख रही है, क्योंकि राहुल गांधी और अल्वाजुल जी ने जिस तरीके के कैंडिडेट चुने हैं उनमें से कुछ दिखने वाला अब शायद नहीं हो, और कम्युनिस्ट पार्टी कैंडिडेट नहीं दिखेंगे। इसीलिए ये जो हमारे मुकेश सहनी थे उसको ज्यादा सीट नहीं देना चाहते, क्योंकि मुकेश सहनी की पार्टी ऐसी है जिसमें से दिखने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा और कांटे का होगा हर फैक्टर। देखिए, नीतीश कुमार में महिलाओं में क्यों लोकप्रिय थे पहली बार में, और दूसरी बार में शराबबंदी, दूसरा लड़कियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल देना, ये दो मुद्दे थे जिसमें नीतीश कुमार ने सेचुरेट होकर महिलाओं के बहुत वोट लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के बाद में जो उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी, इधर गए उधर गए, और रोजगार का जो मसला है, देखिए जो बच्चा पटना से प्रदर्शन में लाठी खा के जा रहा है वो अकेला एक वोट नहीं है, उसके घर में 5 लोग हैं जो अपने लल्ला के हल्दी लगाते हैं, तो गाली किसको देते हैं? वो एक बहुत बड़ा वर्ग है। रोजगार एक बहुत बड़ा मसला है बिहार में, और पलायन, ये दो मुद्दों पे यदि महागठबंधन ने ढंग से काम किया तो वो एक अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, ये मेरा आकलन है। जी। शाकिब जी, आपको क्या लगता है मुद्दे कौन से दिखाई दे रहे हैं अगर धरातल की बात करें? देखिए, मुद्दे इस बार बहुत टैक्टिकली महागठबंधन ने इस बात पर अपने आप को राजी कर लिया है, और बल्कि उसकी पूरी रणनीतिक तैयारी है कि मुद्दे जो नौकरी के हैं, रोजगार के हैं, पलायन के हैं, उद्योग धंधों के हैं, शिक्षा स्वास्थ्य के, जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, वो उन मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेगी, और उन मुद्दों को इधर से उधर करने में भाजपा का अप्रत्यक्ष सहयोग भी नहीं करेगी। हालांकि अभी जब चुनाव प्रचार की विधिवत शुरुआत हो जाएगी, यानी नामांकन प्रक्रिया और सीट बंटवारा वाला प्रोसेस पूरा खत्म हो जाएगा एक हफ्ते बाद, जब चुनाव प्रचार की शुरुआत हो जाएगी,
तो पाकिस्तान, मुगल, अब्दाली, सिराजुद्दौला, नवाब सब आ जाएंगे। हलाला, हरम, 3 तलाक, मुता सब आपको सुनने को मिलेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन महागठबंधन ने ये बात तय कर ली है कि महागठबंधन नौकरी की बात करेगा, महागठबंधन पलायन की बात करेगा, महागठबंधन रोजगार की बात करेगा, और तेजस्वी उसी स्टैंड पर कायम है। तेजस्वी ने आज अपना नामांकन भरने के बाद भी जो फेसबुक पोस्ट किया है, आप उस पूरी फेसबुक पोस्ट को पढ़िए। उसमें उन्होंने लिखा है कि यह नामांकन नौकरी के लिए है, यह नामांकन बेहतर स्वास्थ्य के लिए है, बेहतर शिक्षा के लिए है। ये तमाम चीजें उन्होंने जो जन सरोकार के मुद्दे हैं उसको उन्होंने सेंटर में रखा है, और उसी पर वो आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार भी करेंगे। मुझे लगता है अभी पंकज भाई जिस प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उस प्रत्याशी के बारे में बता देता हूं। दिव्या गौतम नाम है उस महिला का। दीघा सीट से CPI-ML के उम्मीदवार के तौर पर उस लड़की ने अपना पर्चा भरा है, और वो दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की ममेरी बहन है। सुशांत सिंह राजपूत की मां ही उनको गांव से लेकर पटना आई थी और पटना यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन करवाया था और पढ़ने लिखने के लिए। तो लेकिन उस लड़की का वो स्टैंड रहा जो, और बिहार में एक विधानसभा है छातापुर, वहां से भाजपा का एक विधायक है नीरज सिंह बबलू। नीरज सिंह बबलू सुशांत सिंह राजपूत का चचेरा भाई है और ये ममेरी बहन है। विचार आप देख लीजिए, एक पूरा मतलब दोनों एक दूसरे के पूरे उलट है। और सुशांत सिंह राजपूत की मौत का पॉलिटिकल तमाशा बनाने और उसका माइलेज लेने में जिस तरह से नीरज बबलू काम कर रहा था, दिव्या गौतम उस वक्त भी अपनी आइडियोलॉजी के साथ, यानी जो रिया चक्रवर्ती का जो मीडिया ट्रायल चल रहा था, रिया चक्रवर्ती के साथ खड़ी हुई थी और उसने सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रिया चक्रवर्ती के मीडिया ट्रायल को अनुचित बताया था। तब भी हालांकि उसके सगे मतलब मामू के बेटे ने आत्महत्या की थी और वो तमाम चीजें थी, लेकिन फिर भी वो एक लड़की की मीडिया ट्रायल के खिलाफ थी। तो वो वैचारिक रूप से इतनी पंकज भाई जो बता रहे थे, ये बिल्कुल सही बता रहे थे कि महागठबंधन में एक मुकेश सहनी के दल को छोड़ करके सब लोग आइडियोलॉजी के हिसाब से ठीक है। महागठबंधन में लेफ्ट की पार्टियां को कभी भी भाजपा तोड़ के अपने साथ नहीं मिला सकती है, ये आप मान करके चलिए। तो इसलिए, और जबकि महागठबंधन एनडीए की तरफ जो पार्टियां हैं वो सब अवसरवादी पार्टियां, देखिए मांझी जी को देखिए ना, 6 सीट मिली, बेटी को दिया, बहू को दिया, दामाद को दिया, समधन को दिया, 2 सीट किसी कार्यकर्ता को दे देंगे। उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मिली, एक बीवी लड़ा रहे हैं, एक पर बेटे को लड़ा रहे हैं, एक पर कोई और लड़ेगा। तो ये भाजपा को भी पता है कि इनको बस इतना ही करना है। चिराग पासवान माता जी के लिए एक राज्यसभा की सीट मांग रहे हैं, वो चिराग पासवान को दे दी जाएंगी। और एक बात और मैं आपको बता देता हूं, अघोषित रूप से भाजपा के 107 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरेंगे। 101 भाजपा के सिंबल पर और 6 चिराग पासवान के सिंबल पर। और यह बात चिराग पासवान को बता दिया गया है कि 6 विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार हम देंगे आपको, आपका सिंबल रहेगा, पार्टी कैंडिडेट हम आपको देंगे, जिस व्यक्ति को कहेंगे आप उसको चुनाव लड़ाएंगे। जी चलिए देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। इंतजार रहेगा कांग्रेस के सीटों के बंटवारे का। और उसके अलावा बिहार में अभी अगला जो 4 दिन है, खासकर 17 तारीख और उसके बाद 20 तारीख, और 20 को ही दिवाली भी है, आप जानते हैं। तो अभी बहुत कुछ पटाखे बहुत फूटेंगे। जरा चलते चलते उपेंद्र कुशवाहा को सुन लेते हैं, अभी अभी उन्होंने कुछ बोला है, सुन लेते हैं, जरा सुनिए। ये जैसी कोई बात नहीं होती है, विमर्श का दौर होता है और उसमें जो कुछ भी इशू आता है उसको समय से आदमी सॉल्व करता है। और उसी क्रम में एक इशू आया तो फिर हम लोग दिल्ली गए और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात हुई, माननीय गृह मंत्री जी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहब से मुलाकात हुई और सारी बातें हो चुकी है। और वहाँ जो कुछ भी बात हुई उसके आधार पे यहाँ भी, क्योंकि बिहार के संदर्भ में ही सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ भी सब लोगों के साथ बात हुई है और उसके आधार पे अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बाकी कुछ इस तरह की अधिसूचना या रिलीज की बात है तो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आपको थोड़ी देर में उपलब्ध कराएंगे, उन चीज़ों की जानकारी आपको मिल जाएगी। हमारी पार्टी की ओर से जो सीट्स हैं या कुछ कैंडिडेचर की बात है, हो सकता है कि टोटल कैंडिडेचर नहीं, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स और जो सीट्स है हम उनके बारे में थोड़ी देर के बाद हम भी प्रेस नोट जारी करेंगे। ऑल इज वेल है सब कुछ, आप देख लीजिए ना, इतनी बात बोल रहे हैं देश में, कहाँ कोई कंफ्यूजन। तो सुन लिया आपने अभी जस्ट अभी, लेकिन चेहरे पे महुआ के बारे में नहीं बताया। महुआ सीट जिसके बारे में सबसे ज्यादा नाराज थे, महुआ पर अभी भी नहीं बोले कि नहीं महुआ सीट पर बात बन गई है, वहां मेरा बेटा ही चुनाव लड़ेगा। नहीं, अभी कुछ नहीं कहा इन्होंने। धनंजय जी भी कुछ जोड़ना। महुआ इनके पास नहीं है, महुआ इनके पास नहीं, LJP के पास ही चला गया महुआ।
जी ये अपने बेटे को चलिए। लड़ाना चाहते थे लेकिन नहीं संभव हो पाया। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है, वो दिख रहा है, चेहरे से दिख रहा है, सब कुछ ठीक नहीं है। अब थोड़ा सा, जैसे हमारे आप में से कोई कह रहे थे कि अगर शायद मुझे ध्यान आ रहा है, पंकज जी कह रहे थे कि अगर गृह मंत्री